नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सीटेट में हमारे 3 विद्वान हमेशा छाए रहते हैं। दोस्तों इस बार के सीटेट के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट में लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, नॉम चॉम्स्की, ये 3 महान आत्माएं हमेशा दोस्तों हर बार इनसे शिफ्ट में भर भर के इनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपके एग्जाम में चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट 1 या 2 क्वेश्चन 101% आएगा। आइए दोस्तों श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों पुस्तकें दी गई हैं और दोस्तों आपका हिंदी इंडिविजुअल का बैच स्टार्ट हो चुका है। ये चीज़ है दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म दोस्तों हुआ था 25 अक्टूबर 1927। दोस्तों कब जन्म हुआ था? 25 अक्टूबर 1927 ईस्वी में लॉरेंस कोहलबर्ग का दोस्तों क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दोस्तों ये निवासी कहाँ के थे? एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि आखिर लॉरेंस कोहलबर्ग निवासी कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? अमेरिका के निवासी थे। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, जानना बहुत आवश्यक है आपको। तो ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे दोस्तों। ये प्रोफेसर किसके थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे दोस्तों। सोचिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे? ये प्रोफेसर थे दोस्तों। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे दोस्तों। और इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आप सभी जानते हैं किसका सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों। किसका सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये दोस्तों आपका दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपका अभी तैयार हो गया कि हार्वर्ड विश्व यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1927 ईस्वी में हुआ था। ये निवासी कहाँ के थे? कहाँ के रहने वाले थे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग? ये दोस्तों अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ये प्रोफेसर थे दोस्तों। क्या थे? ये प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। कहाँ के प्रोफेसर थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दोस्तों ये क्या थे? प्रोफेसर थे। और इनका सिद्धांत क्या था? हम सभी जानते हैं। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया दोस्तों। यानी कि इनका मानना था कि जो बालक के अंतर नैतिक विकास होता है वो किससे होता है? समाज के अंतर्गत होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें थी दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जो हमने जाना। आइए और जानते हैं इनके बारे में दोस्तों। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानते हैं दोस्तों। कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट। नैतिकता से हमें ये पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है की पहचान होती है। बालक अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। नैतिकता जन्मजात नहीं होती। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। नैतिकता, मोरलिटी क्या होती है आखिर? नैतिकता। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर नैतिकता क्या होती है? नैतिकता क्या होती है? मोरलिटी दोस्तों, यानी कि मोरलिटी क्या होती है? नैतिकता। दोस्तों नैतिकता एक बालक दोस्तों ये जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही क्या गलत, इसके बारे में अंतर करना ही क्या है? नैतिकता है दोस्तों। बालक जो सीखता है, यह नैतिकता जो सीखता है वह जन्मजात नहीं होती कि जैसे ही जन्म लिया उसके अंदर नैतिकता आने लगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, यह जन्मजात नहीं होती। क्या? यह जन्मजात नहीं होती। यह जन्मजात क्या होती है? यह जन्मजात नहीं होती है दोस्तों। जैसे ही जन्म हुआ ये नहीं कि उसके अंदर नैतिकता आ जाएगी, वो जान जाएगा। जैसे हम आप थे दोस्तों, जैसे पैदा हुए क्या जान गए क्या कि ये गलत है क्या ये सही है? जैसे दोस्तों आप लोग बचपन में जब आपके मम्मी पापा आपको नहलाते थे तो आप दे देते थे एक हाथ न, तो आपको ये पता नहीं था जो नहलाने वाला ये हमारे माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये हमारा बड़ा भाई है कि छोटा भाई। बिल्कुल हमारे अंदर नैतिकता क्या थी? नैतिकता हमारे अंदर शून्य थी दोस्तों। क्या थी? शून्य थी। हमें गलत सही का पता बिल्कुल भी नहीं था। तो वो चीज थी दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, नैतिकता इन द सेंस क्या सही है क्या गलत है ये बालक को जानना। और यह जन्मजात नहीं होती है और जन्म के समय के बाद ये हमारे अंदर धीरे धीरे नैतिकता होती है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो शून्य होती है। ठीक है, ये चीज है पॉइंट्स दोस्तों। ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये बात कही दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो सामाजिक परिवेश का तात्पर्य क्या होता है। सामाजिक परिवेश इन द सेंस, मैंने आपको बताया था कि समाज इन द सेंस दोस्तों, समाज की अगर बात की जाए तो समाज के अंतर्गत कौन कौन आता है? समाज के अंतर्गत हमारी आती है फैमिली।
फर्स्ट क्या आती है, हमारी फैमिली आती है दोस्तों। कौन आता है, हमारी फैमिली, यानी कि हमारा परिवार आता है दोस्तों। उसके बाद किया जाए तो समाज के अंतर्गत आता है हमारा आस पड़ोस। क्या आते हैं, हमारा दोस्तों आस पड़ोस आते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, उनसे हम चीज़ों को सीखते हैं दोस्तों। दोस्तों आस पड़ोस का भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बालक पे, कि नहीं दोस्तों। अगर सोचिए आपका पड़ोसी लड़ाकू हो, हाँ, और हमेशा दोस्तों आप देख रहे हैं अनमोल वचन दिए जा रहा है, आप सुन रहे हैं, आपका बच्चा सुन रहा है, तो क्या वो भी दोस्तों सही बात बोलेगा? नहीं, वो भी कभी न कभी अनमोल वचन देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इन्वायरमेंट, संगति, वातावरण का बहुत ही असर पड़ता है हमारे बालकों पे, ये आप जानते हैं। और दूसरा तीसरा होता है क्या, हमारा विद्यालय। विद्यालय तो दोस्तों जो सामाजिक जो नैतिकता आती है वो सबसे सर्वप्रथम हम इन्हीं से प्राप्त करते हैं, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, फिर हम अपने आस पड़ोस से, और उसके बाद हम अपने विद्यालय से, अपने मित्र से। दोस्तों ये क्या है, ये हमारे समाज के पार्ट है दोस्तों। इनसे ही हम क्या करते हैं, नैतिकता का पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये बिहेवियर, व्यवहार किसी के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, हमें इन समाज के पार्ट्स यानी फैमिली, आस पड़ोस, विद्यालय और मित्र से पता चलती है दोस्तों। वही बात कही आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने कि बालक का सर्वप्रथम नैतिक विकास होता है और वह वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आस पड़ोस एवं विद्यालय से ही जिससे बालक का सर्वप्रथम नैतिक विकास होता है और वातावरण का भी महत्वपूर्ण भूमिका। कोहलबर्ग ने बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में अपने प्रयोग, उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया दोस्तों। यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र का विकास कुछ निश्चित अवस्था में पाई जाती है। इन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई दोस्तों, क्या बताई, कुछ अवस्थाएं बताई कि जिसमें नैतिक अवस्था के बारे में इन्होंने बताया कि कैसी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। अवस्थाओं के बारे में जानने से पहले दोस्तों एक स्टोरी है इनकी, हिंज स्टोरी। दोस्तों हिंज स्टोरी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, हिंज स्टोरी है, उसी पे फिर नैतिक अवस्था चर्चा होगी दोस्तों। दोस्तों हिंज स्टोरी क्या थी दोस्तों, हिंज स्टोरी में एक व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति की क्या होती है दोस्तों, शादी हो जाती है। उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, उसकी एक पत्नी होती है। क्या होती है, एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं दोस्तों। पर कुछ समय के बाद उस बढ़िया जीवन चल रहा था दोस्तों, एकदम हंसी खुशियाल, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे अपने जीवन में। तभी दोस्तों उनके जीवन में एक संकट आया। दोस्तों आप जानते हैं कि दोस्तों दुख और सुख जीवन का एक पार्ट है, कभी दुख है तो कभी सुख है दोस्तों। तो जब उनके जीवन में दुख आया तो उन्होंने, दुख कैसा था दोस्तों, उनकी वाइफ को एक बहुत ही बीमारी हुई दोस्तों, एक ऐसी बीमारी हुई जिसका कि कोई भी इलाज नहीं था, लाइलाज बीमारी दोस्तों कह सकते हैं, कोई भी इलाज नहीं था। उसको पता चला उसके पति को दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ कि अरे यार मेरी पत्नी की अब डेथ हो जाएगी, अब मृत्यु हो जाएगी और इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। उसने कई लोगों से चर्चाएं की, कई डॉक्टर्स के पास ले गया, जहाँ तक उसकी यथाशक्ति दोस्तों कहाँ उसने प्रयास किया। पर दोस्तों कुछ समय बाद उसे ये पता चला कि उसकी वाइफ का इलाज, उसकी वाइफ का एक दवा है जिससे कि उसका इलाज हो सकता है। वो एक कोई साइंटिस्ट था, उसने वो दवा बनाई थी दोस्तों। वो उस साइंटिस्ट के पास गया, उस साइंटिस्ट के पास जाता है दोस्तों और उससे कहता है कि मुझे वो दवा दे दो। तो वो साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें दवा वो तभी दूंगा जब तुम मुझे अच्छे पैसे दोगे। 4 गुना दोस्तों मूल्य लगाता है वो उस दवा की। कहता है मुझे तुम अच्छे पैसे दोगे तभी मैं उस दवा को तुम्हें दूंगा। उस दवा को मुझे, यानी उस दवा को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तब जाकर मैं उस दवा को बना पाया हूँ। तो इस दवा, ये दवा बहुत ही महंगी है, तुम इतना रुपए मुझे दोगे तो मैं तुम्हें ये दवा दूंगा। पर उतना पैसे उस आदमी के पास नहीं था। उसने कहा देखिए जितने पैसे हैं मेरे पास आप ले लीजिए और फिर मैं आपको धीरे धीरे पैसे दे दूंगा। ये इसने कहा, कन्विंस करने का बहुत ही प्रयास किया पर वो नहीं माना। जो डॉक्टर था वो किसी भी हाल में दोस्तों माना नहीं कि नहीं मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब हिंज के सामने दोस्तों 2 दुविधा पड़ी। अब वो या तो चोरी करे दोस्तों या तो अपनी वाइफ को मरने दे। उसके पास 2 ही रास्ते थे दोस्तों, या चोरी करना या तो फिर अपनी वाइफ को मरने दे। तो बताइए उसने कौन सा रास्ता अपनाया होगा। आप जरा दिमाग पे जोर दें। आप सभी ने ये कहानी अगर स्टोरी सुनी होगी तो आपको मालूम होगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। दोस्तों हिंज ने क्या किया दोस्तों, ये स्टोरी थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, नैतिक दुविधा, मोरल डेवलपमेंट। जब कभी कोई व्यक्ति सही गलत के बारे में निर्णय ना ले पाए तो उसे नैतिक दुविधा कहते हैं दोस्तों। यानी कि मोरल डेवलपमेंट, मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा जो होती है,
इसमें बालक सही और गलत में निर्णय नहीं ले पाता, क्या सही है क्या गलत है वो क्या करता है, निर्णय नहीं ले पाता है। जैसी हाल दोस्तों हिंज की स्टोरी में उस मनुष्य की हो गई थी, वह नहीं सही निर्णय ले पा रहा था कि चोरी करें कि दोस्तों मरने दें अपनी पत्नी को। दोस्तों उसके पास दो रास्ता था, या चोरी या मरने दें अपनी पत्नी को। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि क्या करे, और वो ये भी जानता था अच्छे से दोस्तों कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे पुलिस जरूर पकड़ ले जाएगी, मुझे सजा हो जाएगी, ये सारी चीजें वो जानता था। तो दोस्तों उसको निर्णय लेना था, दुविधा थी। तो ये क्या कहलाता है, ऐसी दुविधा दोस्तों जब कभी हम ऐसे रास्ते पे पहुंच जाते हैं कि हम निर्णय नहीं ले पाते। कभी हर एक के लाइफ में ऐसा दोस्तों ऐसा मोमेंट आता है, सभी की लाइफ में ऐसा मोमेंट एक बार जरूर आता है कि आदमी सोचता है यार ये काम करूं कि यार ये काम करूं, ये काम सही है कि ये काम सही है, वो डिसीजन नहीं ले पाता दोस्तों। तो उसे ही क्या कहते हैं, उसको मोरल डिलेमा कहते हैं, यानी कि नैतिक दुविधा कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि आपकी हिंज की स्टोरी में इस मनुष्य का था दोस्तों, तब इसने दोस्तों क्या किया, अब इसके पास दुविधा थी, तो आप भी बताएं कि क्या किया होगा। तो दोस्तों नैतिक तर्क, जब कभी कोई व्यक्ति सही और गलत में किसी एक का निर्णय डिसीजन ले लेता है तो उसे नैतिक तर्क यानी मोरल रीजनिंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके जो हिंद के महोदय थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक निर्णय लिया। इन्होंने निर्णय क्या लिया कि मैं चोरी करूंगा। निर्णय क्या किया कि मैं चोरी करूंगा, मैं अपनी पत्नी की जान बचाऊंगा, मैं अपनी पत्नी की क्या करूंगा, जान बचाऊंगा। और इन्होंने चोरी की दोस्तों, क्या की, चोरी की, उस दवा की, इन्होंने मेडिसिन की क्या की, चोरी की और इन्होंने अपनी पत्नी की जान बचाई दोस्तों। अब क्या इन्होंने सही किया, क्या इन्होंने गलत किया, ये आपको बताना है, क्या सही था क्या गलत था। कमेंट करिए दोस्तों। बच्चों आपके हिसाब से, आपके नैतिकता के हिसाब से, समाज की नैतिकता के हिसाब से क्या था, सही था कि गलत था, ये आप वो करिए, कमेंट करिए, क्या लगता है आपको दोस्तों। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रमुख अवस्था के बारे में पहले जानते हैं। तब तक दोस्तों कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर थे। कितने स्तर थे, 3 लेवल थे दोस्तों। कितने थे, 3 लेवल थे। कितने, 3 लेवल से दोस्तों, कितने, 3 स्तर थे दोस्तों, 3 लेवल थे, 3 लेवल थे दोस्तों, 3 लेवल थे, 3 स्तर थे और 6 अवस्थाएं थी, 6 स्टेज थी। 6 क्या थी, स्टेज थी, 6 स्टेज थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के, नैतिक विकास के कितने स्तर बताए, 3 स्तर बताए, 3 लेवल बताए, 3 स्तर बताए और प्रत्येक स्तर के 2 अवस्थाएं थी। प्रत्येक स्तर कितनी थी, 2 अवस्थाएं थी, 3 दूनी 6, यानी कितनी, 6 अवस्थाएं, 6 स्टेज थी दोस्तों। याद रखिएगा 6 अवस्थाएं, 3 स्तर, भूलिएगा नहीं। 3 लेवल 6 स्टेज कौन कौन सी थी, आइए जानते हैं दोस्तों। पूर्व परंपरागत स्तर, पहला था पूर्व परंपरागत स्तर दोस्तों, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर, फर्स्ट लेवल आपका था पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि 4 से 10 वर्ष। इसकी उम्र कितनी थी, ये एज है दोस्तों, एज कितनी थी आपकी, एज अवस्था दोस्तों। पहली अवस्था थी पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष, जिसे कि क्या कहा जाता था, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। दूसरी अवस्था थी आपकी दोस्तों परंपरागत नैतिक स्तर, जिसकी 10 से 13 वर्ष थी। कितनी थी, 10 से 13 वर्ष थी, जिसे कि कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता था दोस्तों। तीसरी अवस्था थी हमारी उत्तर परंपरागत स्तर 13 वर्ष से अधिक दोस्तों, जिसे कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता था। तो दोस्तों ये 3 स्तर थे हमारे, यानी कि आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। दोस्तों तुरंत याद रखिएगा, हमारे इन तीनों में एक शब्द कॉमन है, याद करने की देखो ट्रिक थोड़ी सी बताता हूं आपको कि इसमें एक शब्द कॉमन है। वो क्या है, जल्दी से बताएं, परंपरागत स्तर, परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत। दोस्तों ये परंपरागत शब्द तीनों में है, आप जान रहे हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। बस दोस्तों 3 स्तर आपको याद हो गया, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर दोस्तों। बस उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, ये 3 स्तर हैं। ये इस तरह से आप याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहता है कि कौन सा स्तर नहीं है दोस्तों।
तो ये तीन ऑप्शन तो दे देगा, पूर्व परंपरागत स्तर दे दिया, परंपरागत नैतिक स्तर दे दिया, उत्तर परंपरागत स्तर दे दिया, और यहाँ पे चौथा कुछ बना के दे देगा दोस्तों कि दक्षिण परंपरागत स्तर, कुछ भी दे सकता है कि जो कि नहीं होगा दोस्तों। तो आपको तीनों जब पता होगा तो आपको याद है, परंपरागत तीनों में कॉमन है। एक ट्रिक है दोस्तों ऐसे याद करने की, ट्रिक ऐसे पकड़ा करिए कि दोस्तों तीनों में, ऐसे इंग्लिश में देखा जाए तो कन्वेंशनल, 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 कन्वेंशनल है, एक पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, एक प्री कन्वेंशनल स्टेज है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट और कन्वेंशनल स्टेज, ये भी और आसान है, इंग्लिश वाला तो और आसान है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, वही बात है। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत, पूर्व और उत्तर और परंपरागत स्तर, ये याद है। 4 से 10 वर्ष दोस्तों, 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 13 वर्ष से अधिक, 4 से 10 वर्ष यानी कि 6 का गैप है, 6 4 10, 10 से 13 वर्ष, 6 का आधा हो गया, 3 वर्ष 13, और उसके बाद बस 13 वर्ष से अधिक। इसको भी आप याद करिए। एज भी मान लीजिए आपसे पूछे तो दोस्तों याद रखिएगा कि पूर्व परंपरागत स्तर पूछा तो आप बता सकते हैं सर 4 से 10 वर्ष, पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष। परंपरागत स्तर की बात करें तो 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष। अगर आपसे उत्तर परंपरागत स्तर की बात करें तो 13 वर्ष से अधिक। बस आप जानते रहिए 3 स्टेज ही है, 3 अवस्था ही है, 3 स्तर है दोस्तों, ठीक है। याद हो गया होगा, आप उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चों को याद हो गया होगा। बस उसको लिखिए, 1-2 बार उसको आप लिखेंगे दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। चीजों को जितना लिखेंगे दोस्तों उतना आपको याद होगा। सारे बच्चे मेरे साथ लिखिए। पहली अवस्था आपकी क्या है, पहला स्तर आपका क्या था, पहला स्तर और एज, सारे बच्चे ऐसे बना के लिखिए दोस्तों। पहली स्तर आपका था पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर था। क्या एज थी इसकी दोस्तों, 6 से 10 वर्ष। कितनी थी, 6 से 10 वर्ष, नहीं 6 वर्ष, 6 से कितनी होगी, 10 वर्ष थी कि सॉरी हाँ 4 से 10 वर्ष, सॉरी 4 से 10 वर्ष। कितनी थी दोस्तों, 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 कितने का वो है, 6 प्लस किया गया। 4 से 10 वर्ष पहला दोस्तों कितना किया गया, 6 प्लस किया गया, 4 से 10 वर्ष। दूसरी अवस्था क्या थी, दूसरी अवस्था थी परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, सॉरी नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर की बात हो रही है, लेवल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लेवल की बात हो रही है, लेवल की। परंपरागत नैतिक स्तर हो गया। ये अवस्था क्या थी, 6 का क्या करना है दोस्तों, 3, 4 से 3 तो 10 से 13, कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना है, 10 से 13 हो गया, 10 से 13 वर्ष। अब नेक्स्ट आ गई कौन सी अवस्था, पूर्व। अब बचा उत्तर परंपरागत अवस्था, कौन सी, उत्तर परंपरागत। आप भी दोस्तों लिखते चलिए, आप भी लिखते चलेंगे, जितना लिखेंगे दोस्तों उतना ही चीजें याद होंगी। यही मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, तो ये चीजें लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये स्टेज आपसे पूछी जा सकती है। तो उत्तर परंपरागत अवस्था, कौन सी, उत्तर परंपरागत अवस्था स्तर, सॉरी उत्तर परंपरागत स्तर, ये आपके दोस्तों हो गया। ये 13 वर्ष से अधिक, 13 से अधिक, 13 से अधिक हो गई, ठीक है, 13 वर्ष से अधिक दोस्तों, ये 13 वर्ष से अधिक हो गए। ये आपके पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष, परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष, और उत्तर परंपरागत स्तर 13 वर्ष से अधिक। ये आपकी 3 स्तर यानी 3 लेवल आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताए थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष, पहली स्टेज प्री कन्वेंशनल स्टेज के बारे में अब बात करते हैं। पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है। पूर्व परंपरागत स्तर में दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होती है पूर्व परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो बालक इस अवस्था में इसकी नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, पहला पॉइंट क्या है, नैतिकता शून्य होती है। पहला पॉइंट नैतिकता शून्य होती है, अर्थात बालक सही गलत के बारे में नहीं जानता। जब नैतिकता मोरालिटी आपकी शून्य है दोस्तों, तो क्या सही है क्या गलत है आप उसके बारे में जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे दोस्तों। इसमें उम्र ही कितनी होती है हमारी, 4 से हम 10 वर्ष का बालक होता है। अब सोचिए 4 से 10 वर्ष के बालक का क्या ज्ञान होगा दोस्तों, उसको कुछ ज्ञान होगा कि क्या सही है क्या गलत है। बस दोस्तों वो क्या है,
बालक सही गलत के बारे में नहीं जानता, उसकी नैतिकता दूसरे लोगों की मानवता होती है। इस अवस्था में दो भाग, दूसरे उसकी नैतिकता दूसरे लोगों की मानवता के अनुसार होती है। दोस्तों 4 से 10 वर्ष का जो होता है वो वही चीजें जानता है। अभी मैं अगर आपसे जो 4 से 10 वर्ष के स्तर के बालक हैं पूर्व परंपरागत उनसे पूछूं कि नैतिक जो ये हिंज की स्टोरी अभी मैंने सुनाई, क्या आप उस पर निर्णय ले सकते हैं? क्या उसमें आप बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? तो वो क्या आंसर दे पाएंगे दोस्तों? नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जो उनकी जो नैतिकता होती है दूसरों के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि दूसरे लोग, इसको दो भागों में बांटा गया, जैसे इन द सेंस, दूसरे इन द सेंस आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें बालक की नैतिकता आज्ञा एवं दंड पर आधारित होती है, यानी कि उसको डर होता है। दोस्तों क्या होता है? डर होता है। क्या होता है? डर होता है, क्योंकि इसमें नैतिकता क्या होती है? शून्य होती है। नैतिकता इसमें क्या होती है? नैतिकता शून्य होती है दोस्तों। यानी कि अगर उसको डर किसका होता है? अपने पेरेंट्स का होता है, अपने माता पिता का होता है। किसका होता है? माता पिता का। वो भी माता पिता के किसके? दंड और दोस्तों किसके? आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है। ये माता पिता की ही आज्ञा मानता है, माता पिता के दंड के कारण, डर के कारण, दंड के डर के कारण कि हाँ माता पिता ने कहा यही कार्य करना है, यही कार्य करना है, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें दंड मिलेगा। ये दूसरे पे वो होता है, जो कार्य वो बताते हैं माता पिता तो वही वो कार्य करता है। ये अगर मैं इससे इस अवस्था के बालक से पूछूं कि आप क्या बता सकते हैं कि क्या उसने गलत किया क्या सही किया, तो वो नहीं बता पाएगा दोस्तों। पर अगर उसके अकॉर्डिंग चला जाए तो वो कहेगा कि हाँ ये गलत था, गलत किया उसने, उसे दंड मिलता है। वो जानता था कि जब क्या कहते हैं ये काम क्या कहते हैं ये चोरी करने से दंड मिलता है, तो वो गलत काम था, क्योंकि हमारे माता पिता भी कहते हैं कि अगर गलत काम करोगे तो दंड मिलेगा। तो वो चीज है दोस्तों। तो ये इसमें क्या होती है? इस अवस्था में नैतिकता भी मैंने आपको बताया क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, इसमें बालक की नैतिकता आज्ञा एवं दंड पर आधारित होती है। जैसे माता पिता कहे कि अगर ये काम नहीं करोगे, जो बड़े आते हैं तुरंत पैर छुओ, बड़ों का पैर छूना चाहिए, नहीं छुए तो फिर पिटाई शुरू। जैसे ही जाएंगे फिर क्यों काय ने चाचा जी का पैर छुए यहाँ, तो वो चीज है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट है, इसी की दूसरी स्टेज है दोस्तों, पुरस्कार और अनुलाभ के लालच में आज्ञा पालन की अवस्था, यानी कि आदान प्रदान, गिव एंड टेक, अदला बदली, जैसे को तैसा दोस्तों, लाइक फाइलर। जैसे दोस्तों अगर तुमने मेरा जेब फाड़ा, क्या है? तुमने मेरा जेब फाड़ा दोस्तों, जेब फाड़ा, तो मैं भी तुम्हारी जेब क्या करूंगा? फाड़ूंगा। पुरस्कार और अन्य लाभ के लालच में आज्ञा पालन करता नहीं दोस्तों, ये क्या है? पुरस्कार और लालच में दोस्तों, जैसे अन्य लालच में, जैसे कोई पुरस्कार, जैसे कहा गया कि बेटा अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें हम क्या करेंगे, जैसे कि तुम्हें हम क्या करेंगे, तुम्हें हम गिफ्ट देंगे, कुछ भी चीजें प्रदान करेंगे दोस्तों, तो ये तुम्हें हम करेंगे, तुम्हें वो चीजें प्रदान करेंगे। जैसे कि एक्सचेंज, जैसे तुमने अच्छे नंबर लाए, अच्छे नंबर लाए, अगर तुमने अच्छे नंबर लाए तो तुम्हें क्या देंगे? हम अच्छी दोस्तों बाइक दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे। एक लालच दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक उसको लालच दे रहे हैं बालक को कि तुमने अच्छे नंबर लाए, तुम अच्छे फर्स्ट क्लास पास हुए बेटा, तो तुम्हें ये चीजें हम देंगे दोस्तों। तो ये क्या है? पुरस्कार एवं अन्य लाभ के लालच में वो क्या करता है? किसी भी चीज को करता है। तो ये चीज होती है दोस्तों। ठीक है, और उसके नेक्स्ट होता है दोस्तों परंपरागत नैतिक स्तर, 10 से 13 वर्ष, जो कॉन्वेंशनल स्टेज कही जाती है दोस्तों। इसके 10 से 13 वर्ष का बालक, अब बालक क्या हो गया? थोड़ा सा बड़ा हो गया, 10 से 13 वर्ष की इस अवस्था में बालक दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उसी के आधार पर सही गलत का निर्णय लेता है। इसके 2 चरण होते हैं, यानी कि इसमें क्या करता है बालक? दूसरों की बात दोस्तों, दूसरे लोगों के मानकों को क्या कर लेता है? अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी जो जैसा दूसरे कहते हैं वैसा वो अंदर अपने अंदर समाहित कर लेता है, और उसी के आधार पर वो सही गलत का निर्णय लेता है। जैसे इसके भी 2 चरण होते हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं। जैसे दोस्तों अच्छे व्यक्तिगत संबंध बनाना, गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें बालक क्या होता है दोस्तों? इसमें बालक समाज के अंतर्गत अच्छा बनना चाहता है। बालक समाज के अंतर्गत, यानी कि समाज इन द सेंस, मैंने अपने बताया समाज इन द सेंस परिवार, परिवार के अंतर्गत अपने दोस्तों विद्यालय में अच्छा बनना चाहता है, अपने दोस्तों में अच्छा बनना चाहता है, अपने आस पड़ोस में अच्छा बनना चाहता है, आस पड़ोस सब जगह वो क्या है, सब लोग कह रहे यार ये तो रमेश तो यार बहुत ही अच्छा लड़का है, यार ये तो पढ़ने लिखने में एकदम टॉपर लड़का है, यार ये तो बहुत आज्ञाकारी है, अपने माता पिता की सारी आज्ञा मानता है, सारी चीजें। तो वो उसके अंदर ये होती है अच्छा, और अच्छा बनने की दोस्तों, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने का प्रयास करते हैं वो, तो ये अंदर उनके आ जाता है दोस्तों। बालक में समाज के अंतर्गत वो बनना चाहता है, अच्छे नैतिकता आती जाती है उसके अंदर कि मैं अच्छे कार्य करूं।
तो ये इंटरपर्सनल वो स्टेज होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि भाई अगर आप बताइए कि हिंज के अनुसार सही था कि गलत था, तो ये तुरंत कह देंगे अरे यार चोरी करना तो पाप है, हम तो ये जानते हैं कि भाई चोरी करना पाप है। तो हिंज ने बिल्कुल गलत किया। देख रहे हैं स्टेज के हिसाब से उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि लोग बच्चों का ये आंसर था कि नहीं भाई चोरी करना पाप है, अच्छे लोग चोरी नहीं करते, ये इनका आंसर आता। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। बालक समाज के नियमों का पालन करता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, सारे नियम कानून जो लॉ होते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, सारे नियम के अनुसार चलता है, कानून के अनुसार चलता है। और बालक दोस्तों कहेगा, अगर इस अनुसार पूछा जाए कि हिंज ने सही किया, हिंज के जो मनुष्य उसने सही कहा, बिल्कुल गलत किया। भाई चोरी करना क्या है, दंडनीय अपराध है, चोरी करना अपराध है, चोरी करना क्या है, अपराध है, उसको दंड मिलना चाहिए, ये नियम के विरुद्ध है, उसको चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज है दोस्तों, यानी कि इसमें वह नियमों का पालन करता है। भाई ट्रैफिक नहीं तोड़ना चाहिए, और दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वजों का सम्मान करना चाहिए। ऐसी ये बालक के अंदर क्षमता, वो चीजें आ जाती हैं, सोच आ जाती है, थॉट्स आ जाती है कि इसमें हमें कानून और नियमों का पालन करना चाहिए। अगर इस हिसाब से बालक से पूछा जाएगा तो बालक तुरंत कर देगा कि भाई उसको मालूम था जब चोरी नहीं करनी चाहिए तो उसको नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज है। तो देख रहे हैं आप हर अवस्था में दोस्तों, यानी कि आंसर चेंज होता जा रहा है। यही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था आपके लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने। उत्तर परंपरागत स्तर 13 वर्ष से अधिक, इस अवस्था में बालक निर्णय खुद लेता है, वह समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें बालक जो होता है उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें स्वयं निर्णय लेता है। बालक क्या करता है, स्वयं निर्णय लेता है, वह समाज के नियमों का पालन नहीं करता, समाज के नियमों का पालन नहीं करता दोस्तों। मुन्ना भाई स्टाइल कि हाँ जो सही है तो सही है, गलत है तो फिर गलत है दोस्तों। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अवस्था, इस अवस्था में बालक यह मानता है कि किसी नियम से यदि किसी का नुकसान होता है तो उसे तोड़ देना चाहिए। जैसे मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा होगा ना कि भाई मरीज अगर पड़ा है उस पे बेड पे, तो क्या उसको फॉर्म भरना जरूरी है, तो नहीं वो भरता है। और फिर जानते ही आप आगे क्या होता है, पहले इलाज फिर उसके बाद फॉर्म भरना है। तो वो चीज है दोस्तों, वो नियम क्या करना है, वो नियम गलत है, वो नियम गलत है। और हिंज के अनुसार अगर देखा जाए, अगर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अवस्था, इस अवस्था में बालक से पूछा जाए कि हिंज ने क्या किया, जो मनुष्य था उसने किया सही किया, कहेंगे बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। अगर भाई उसको अपने पत्नी की जान बचानी थी, क्या थी, पत्नी की अपनी जान बचानी थी, उसको पत्नी की अपनी जान बचानी थी, तो ये सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार यह कहता है कि अगर किसी की जान बच रही है तो आप उसकी जान बचा लीजिए, ठीक है, गलत काम कर लीजिए। तो इसके अनुसार हिंज ने बिल्कुल सही काम किया। तो वही चीज है दोस्तों, इस अवस्था के बालक ये मानते थे। नेक्स्ट चलते हैं, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, इसमें बालक दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के विचारों के अनुसार व्यवहार व कार्य करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खिल जाता है। दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, इसमें क्या होता है, बालक स्वयं निर्णय लेते हैं, स्वयं निर्णय लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो किसी के नियम कानून को नहीं मानते, स्वयं निर्णय लेते हैं कि हाँ जो सही है वही हमें कार्य करना है, जो उनके दिल को अच्छा लगता है, जो उनके मन को अच्छा लगता है, जो उनके मस्तिष्क को अच्छा लगता है। और वो दूसरों के भले के लिए दोस्तों कहा ना, अपने जान पर भी खेल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में सुना होगा, जो देश के लिए कुछ भी कर गए दोस्तों, हद तक आगे बढ़ गए, तो फांसी पे तक चले गए कि हमें अपने देश की आज़ादी चाहिए। तो वो चीज़ थी, उनके अंदर सार्वभौमिक नैतिक अवस्था थी उस समय दोस्तों, आप जानते हैं। तो ये 13 वर्ष से आप अधिक की बात हो रही है, आप जान ही रहे। तो दोस्तों यानी इसके अकॉर्डिंग अगर कहा जाए कि हिंज के व्यक्ति ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। वो क्या किया, बिल्कुल सही किया। उसने जो उसका माइंड किया कि हाँ मुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है और सब कुछ जाए दुनिया भाड़ में, तो वो चीज़ थी दोस्तों, उसने ये सोचा। तो ये सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था थी। तो दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, अब दोस्तों आपने जाना ये चीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये इस पे थोड़ी सी बात हो जाए दोस्तों। ये हाँ दोस्तों, ये पुरस्कार और लाभ के लालच में आज्ञा पालन की अवस्था, आदान प्रदान। अगर इसमें दोस्तों अगर हिंज के अनुसार किया जाता है आदान प्रदान, तो ये होता है, इसमें बालक ये कहता है कि भाई उसको पैसे दे देने चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, और पैसे के बदले में उसे क्या करने, दवा दे देनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। और पर दोस्तों इसमें क्या होता है, इस अवस्था में
वही जैसे को तैसा दोस्तों, यानी कि भाई उसने बड़ी मेहनत की है, बड़ी वो की है, तो उसी प्रकार से उसको पैसा प्रदान करने चाहिए। जैसे को तैसा दोस्तों, अगर तुमने मेरी जेब फाड़ी, इस अवस्था में बालक यही करता है, तुमने मेरी जेब फाड़ी तो मैं भी तुम्हारी जेब फाड़ दूंगा, ये भी उसमें योग्यता होती है दोस्तों, अदला बदली एक्सचेंज वाली वही चीज। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं इनकी आलोचना की दोस्तों। इनकी आलोचना हुई, कोहलबर्ग की आलोचना की, किसने आलोचना की थी? कैरोल गिलगन ने दोस्तों की थी। कैरोल गिलगन ने कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ दोस्तों मनुष्य की, यानी इनकी आलोचना की, इन्होंने तर्क दिया कि इन्होंने अपने प्रयोग में किसका, महिलाओं को क्रम प्राथमिकता दी। इन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत ही कम बताया कि उस महिला ने भी बहुत त्याग किया होगा, बहुत ही महिलाएं किस प्रकार से सोचती हैं अगर इस कंडीशन पे होती। इन्होंने महिलाओं के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की, अगर इस कंडीशन में महिलाएं होती तो क्या करती, तो वो चीजें उन्होंने नहीं की। इन्होंने पुरुष की नैतिकता का आधार क्या माना? न्याय माना। पुरुष ने न्याय किया कि हाँ भाई चोरी करनी चाहिए, मुझे अपनी पत्नी की जान बचानी हो। और जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या होता है? देखभाल करना। स्त्रियां जानते हैं आप देखभाल करती हैं, वो चीजें। तो ये चीज थी दोस्तों, इन्होंने कैरोल गिलगन ने इसका विरोध किया कि इन्होंने पुरुषों पे ज्यादा वो किया और स्त्रियों पर इन्होंने कोई भी थॉट्स विचार नहीं प्रस्तुत किए। ये था दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री इंडिविजुअल बैच आधुनिक नेता नितिन सर के द्वारा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, एक बार दो बार रिवीजन करके देखेंगे, चीजें याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इसी से संबंधित प्रश्न होंगे दोस्तों कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार और जय हिंद।